नमस्कार। विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। भाई कल की क्लास में हमने जो है ऋजुरेखी पथ प्रगति चैप्टर शुरू कर दिया था। ये चैप्टर देखिए, ऋजुरेखी पथ प्रगति चैप्टर शुरू हो गया है। इसमें जो है हमने क्या बताया था, गति की परिभाषा बताई थी, गति के प्रकार बताए थे, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति बताए थे। फिर इसके बाद जो है ये जो है पढ़ाया गया था, हमारे पास दूरी और विस्थापन पढ़ाया गया था। आज शुरू करेंगे उसी क्रम में, आगे शुरू करेंगे, चाल शुरू करेंगे भाई। चाल और वेग बताएंगे, फिर त्वरण बताएंगे, फिर गति के समीकरण है और गति के समीकरण की जो व्युत्पत्ति है समाकलन विधि से है। समाकलन विधि से या कलन विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करने के लिए आता है, वो पढ़ाया जाएगा। तो देखिएगा भाई, यहां से जो है वो आता है परीक्षा में, तो यहां से चाल की परिभाषा पहले नोट कर दे रहे हैं, फिर जो है आपको समझा रहे हैं। चाल एकांक समय में किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल कहलाती है। ध्यान दीजिएगा भाई, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई जो दूरी है, दूरी ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अर्थात यहां से अभी फार्मूले से परिभाषा निकल के आती है, अर्थात हो जाएगा, अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। यदि समय को एकांक कर दिया जाए, एकांक का मतलब 1 सेकंड कर दिया जाए, समय को 1 सेकंड कर दिया जाए, यदि समय को एकांक कर दिया जाए तो यहां से समय जब 1 हो गया तो बचा क्या, समय 1 हो गया तो चाल बराबर क्या बचा, केवल दूरी बचा। क्योंकि समय तो 1 हो गया, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में, इस एकांक समय में जो तय की गई दूरी होगी, दूरी ही क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। बिल्कुल परिभाषा आपको स्पष्ट होनी चाहिए भाई। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, यहां से जो है क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। परिभाषा क्लियर होनी चाहिए भाई। आपको परिभाषा कैसे क्लियर, इस फार्मूले से यदि आपको फार्मूला याद है तो परिभाषा अपने आप बन जाती फिजिक्स में। उसी फार्मूले से मात्रक भी बन जाता है, उसी से विमा बन जाती है, उसी से परिभाषा बन जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, यदि समय को एकांक कर दिया जाए तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो अब यहां से इसका मात्रक कैसे बनेगा भाई, परिभाषा ध्यान रहेगी ना सभी को। इस फार्मूले से परिभाषा निकालना सीखे सभी लोग। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में, समय 1 कर दिया जाए, एकांक समय में जो तय की गई दूरी है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में, ये समय यदि हम एकांक कर दें, एकांक का मतलब 1 होता है भाई, यहां से एकांक का मतलब 1 सेकंड कर दें, तो जो चाल होगी, चाल वो क्या कहलाएगी, ये तो 1 हो गया दूरी और बटे में 1, समय तो 1 हो गया, इसे का कोई मतलब नहीं, तो यहां से चाल बराबर क्या बचा, दूरी। तो एकांक समय में तय की गई जो दूरी है, दूरी किसके बराबर है, चाल के बराबर। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो चलिए, अब चाल जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं यहां से जो है, तथा चाल का मात्रक क्या बनेगा भाई, चाल का मात्रक, यहां से चाल का मात्रक बराबर हो जाएगा दूरी का मात्रक। दूरी एक प्रकार की क्या है भाई, जो है ये पथ की लंबाई होती है। ये हमने बताया था कल, ये जो है परिभाषा क्या बताए थे, दूरी की परिभाषा बताए थे कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा जो है तय किए गए जो
पथ की लंबाई है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई जो है, जो चली गई पथ की लंबाई है, लंबाई ही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो दूरी एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और प्रति समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो यहां से जो है चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, और चाल की विमा क्या बनेगी भाई, चाल की विमा बराबर हो जाएगा यहां से दूरी की विमा, दूरी एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई की विमा एल बटे समय की विमा टी ऊपर जाएगा तो एल टी की पावर -1 हो गया। तो ये हमारे पास चाल कंडीशन बन गई भाई, चाल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं वेग पर। वेग ध्यान से देखेंगे भाई, चाल और वेग में बहुत थोड़ा अंतर है। चाल एक अदिश राशि होती है और वेग एक सदिश राशि होती है। तो यहां से जो है वेग पर चलेंगे, वेग, वेलोसिटी। तो वेग की भी परिभाषा उसी प्रकार होगा भाई, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। परिभाषा जो है फार्मूले से निकलेगी वेग की भी भाई, विस्थापन को वेग कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अर्थात वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय ध्यान से देख लेंगे तो बड़े आराम समझ में आ जाएगा। हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है ये बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। देखिए क्या है, यहां से यदि समय को हम एकांक कर दें, समय को क्या कर दें भाई, एकांक कर दें। समय को एकांक जब कर देंगे, 1 सेकंड कर देंगे, तो बचेगा क्या, वेग बराबर विस्थापन बटे समय 1 हो गया है। तो इस एक का कोई मतलब नहीं, तो वेग बराबर केवल क्या बचा, केवल विस्थापन बचा। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। परिभाषा ध्यान से समझेंगे एक बार और भाई, परिभाषा इस फार्मूले के आधार पर आप अपने से जो है परिभाषा बनाया करें, अपने से बिल्कुल पूरी तरह से आपको फिजिक्स जो है, यदि आपको फार्मूले के आधार पर परिभाषा निकालना आ गया तो अपने आप परिभाषाएं बन जाती हैं। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, समय यदि एकांक कर दिया जाए तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा, यहां से जो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही वेग कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही वेग कहते हैं। अब वेग का मात्रक देखिएगा, यहां से वेग का मात्रक बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे भाई, वेग का मात्रक बराबर हो जाएगा हमारे पास, वेग का मात्रक बराबर विस्थापन एक प्रकार की क्या होती है, दूरी ही होती है। एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाता है। तो यहां से जो है विस्थापन का मात्रक मीटर, विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन है दूरी का, दोनों का मात्रक मीटर होता है, और बटे समय का मात्रक सेकेंड। तो कितना आ गया भाई, मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब वेग की विमा निकलवाई जा चुकी है। वैसे वेग की विमा बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाता है, और दूरी एक प्रकार की लंबाई है। तो विस्थापन एक प्रकार की लंबाई मान सकते हैं, तो विस्थापन या लंबाई की विमा एल बटे समय की विमा टी को ऊपर ले जाइए तो एल टी की पावर क्या हो गया, -1 हो गया। ये हमारे पास वेग की विमा आ गई। चलिए त्वरण देखते हैं भाई। त्वरण ध्यान से देखेंगे,
त्वरण। त्वरण की परिभाषा पहले नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं यहां से। त्वरण की जो परिभाषा बनती है भाई, वेग परिवर्तन की दर को किसी गतिमान वस्तु द्वारा, चाहे तो सीधा लिख दीजिए, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा ध्यान रखिए, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसके बाद जो है इसे ए से व्यक्त किया जाता है, इसे ए से व्यक्त किया जाता है। इसे ए से व्यक्त किया जाता है, अर्थात त्वरण बराबर, ध्यान से समझ लीजिएगा, परिभाषा बड़ी आसान पड़ जाएगी अभी। त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो ध्यान से देखेंगे तो बड़े आराम से हमारे पास परिभाषा समझ में आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा भाई, यहां से वेग परिवर्तन की दर है, यहां से जो है परिभाषाएं दर की कई होती हैं। फिजिक्स में कई जो है कई परिभाषाएं दर से ही निकलती हैं। जैसे वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, बिल्कुल ये दर समझ लीजिएगा, ये आगे के लिए भी आपको उपयोगी हो जाएगा। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और इसी प्रकार जो है यहां से एक आध परिभाषाएं और निकलती हैं। तो ये दर से संबंधित कई परिभाषाएं आ जाती हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है, विद्युत धारा I बराबर आवेश बटे समय। ध्यान से देख लीजिएगा, सभी में जो है कॉमन क्या चीज है, आवेश बटे समय। और शक्ति बराबर, शक्ति P बराबर कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। और यहां से त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय है। तो जब भी किसी भौतिक राशि में समय का भाग कर दिया जाता है, जब भी किसी भौतिक राशि में समय का भाग कर दिया जाता है, तो उसकी दर निकल आती है। उसकी क्या निकल आती है भाई, दर निकल आती है। जैसे आवेश में समय का भाग कर दिया तो आवेश प्रवाह की दर हो गई, कार्य में समय का भाग कर दिया तो कार्य की दर हो गई, जो कि शक्ति कहलाया। वेग परिवर्तन में समय अंतराल का या समय का भाग कर दिया तो वेग परिवर्तन की दर हो गई। तो बिल्कुल आपको परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। किसी की भी यदि दर कह रहा है तो हमें समय का भाग करना है। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये तीन चार परिभाषाएं दर से ही निकल आती हैं। और दर यदि जिसको समझ में आ गया तो परिभाषा वो हरदम याद ही रहती है उसको। तो यहां से ध्यान से देखिए भाई, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, दर का मतलब समय का भाग करना है। दर का मतलब जहां भी दर आ जाए वहां क्या करना है, समय का भाग कर देना है। तो बनेगा क्या, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो परिभाषा आपको याद होनी चाहिए भाई। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये तीनों जो है परिभाषाएं आपकी क्लियर हो गई यहीं से। तो परिभाषा ध्यान रहेगी ना भाई सभी को। यहां से वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसे किससे व्यक्त किया जाता है, इसे त्वरण को ए से व्यक्त किया जाता है। अब वेग परिवर्तन कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट ये हमारे पास कोई गतिमान वस्तु है, ये जो है प्रारंभिक वेग u से चल रही है। ये जो है u का मतलब किसी भी वेग से 5 मीटर हो सकता है, 7 मीटर हो सकता है, कुछ भी। प्रारंभिक वेग u से चल रही है और कुछ समय बाद, ध्यान से देखिएगा, यहां समय उसका क्या है, t1 है। और कुछ समय बाद, कुछ समय जो है 5 मिनट या 10 मिनट के बाद उसका वेग क्या हो जाता है, अंतिम वेग v हो जाता है। ध्यान दीजिएगा भाई ध्यान से। तो यहां से प्रारंभिक वेग u था, उसका अंतिम वेग कितना हो गया, v हो गया। तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया, अंतिम वेग माइनस क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। यहां 5 था, मान लीजिए 10 हो गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 10 - 5,
यहां से पहले 5 था, 5 से बढ़ के कितना हो गया, 10 हो गया। तो कितने का परिवर्तन हुआ, 10 माइनस 5 मतलब v माइनस यू का क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, जिसे डेल्टा यहां से जो है डेल्टा v कह सकते हैं। डेल्टा v बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में क्या हो जाएगा यहां से समय अंतराल, तो ये क्या बन जाएगा, आपका त्वरण बन जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा भाई क्या बनेगा हमारे पास। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसे a से व्यक्त किया जाता है, अर्थात त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे क्या बनेगा, समय अंतराल बनेगा। अब इसके बाद त्वरण को a से व्यक्त किया जाता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन क्या होगा, यहां से माना कि किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा जो है कुछ समय बाद या डेल्टा टी समय अंतराल बाद, यहां से समय अंतराल कितना हो रहा है, डेल्टा टी समय अंतराल बाद उसका वेग v हो जाता है, तब वेग परिवर्तन क्या होगा, v माइनस यू हो जाएगा। वेग परिवर्तन क्या होगा भाई, v माइनस यू, और अपान में समय अंतराल कितना है, डेल्टा टी है। इसी को हम a बराबर यहां से डेल्टा परिवर्तन व्यक्त कर रहा है भाई, डेल्टा परिवर्तन व्यक्त कर रहा है, तो डेल्टा u कह सकते हैं या डेल्टा v कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा v अपान में क्या कह देंगे, डेल्टा टी कह देंगे। ये हमारे पास क्या बनता है भाई, ये ध्यान से देखिएगा, ये वेग का परिवर्तन है, ये समय का अंतराल है, समय का परिवर्तन है। तो वेग परिवर्तन की दर का मतलब समय का भाग करना है, जहां भी समय का भाग किया गया हो वो क्या निकाल रहा है, दर निकाल रहा है। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है क्या हो गया भाई, ये आपका त्वरण से संबंधित परिभाषा क्लियर हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपका भाई त्वरण जो है परिभाषा क्लियर हो गई है। इसमें इस वीडियो में क्या क्या बताया गया है, इस वीडियो में आपको बताया गया, सबसे पहले चाल बताया गया, फिर वेग की परिभाषा बताई गई, फिर त्वरण की परिभाषा बताई गई। अब इसके बाद गति के समीकरण आएंगे भाई, गति के समीकरण। तो गति के समीकरण की व्युत्पत्ति समाकलन विधि से होगी। तो गति के समीकरणों की जो व्युत्पत्ति है उसका डेरिवेशन कल से शुरू करेंगे, अगले वीडियो में अगली क्लास में देंगे भाई गति का समीकरण। गति के समीकरण 3 होते हैं। पहला गति का समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस एटी होता है। दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। तो और इसके बाद तीसरा क्या होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो ये जो है ये गति के 3 समीकरण है, तीनों की व्युत्पत्ति 9th में हम पढ़े हैं सामान्य विधि से, सामान्य तरीके से। लेकिन यहां पर क्या पढ़ेंगे, यहां पर उन्हीं समीकरणों को हम जो है किस विधि से, समाकलन विधि से व्युत्पत्ति करेंगे भाई, जो कि परीक्षा में आता है। समाकलन विधि से ही परीक्षा में आता है, नॉर्मली नहीं है। सामान्य विधि से सिलेबस में आपके नहीं है, सिलेबस में तो है मान लीजिए, लेकिन वो आता नहीं है। सामान्य विधि से कभी नहीं आता, वो आपका जो है समाकलन विधि से ही लिखने के लिए जो है पूछा जाता है, डेरिवेशन करने के लिए पूछा जाता है अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षाओं में। तो आपको ये बात क्लियर हो गई, कल से शुरू करेंगे और इसके बाद जो है घर में पढ़ते रहिए। आप किताब से जो है कुछ क्वेश्चन किताब से हल कीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन किताब से भी, किताब का भी सहारा लीजिए। कुमार मित्तल की किताब खरीदिए सभी लोग भाई, और जहां भी दिक्कत हो उसको बताइए। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसमें जो है नीचे लिखेंगे समझ में आ गया है, और इसके बाद जो है लाइक कर देंगे भाई। और यदि कोई बाहरी लड़का देख रहा है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।